Why China wants Arunachal Pradesh? जब मैं पहली बार गया तो एक अपने आप को अन इंडियननेस की जो एक फीलिंग है काफी जाहिर थी. इट वाज अस एंड देम. पंडित नेहरू के टाइम की जो अप्रोच थी एक ट्राइबल डेवलपमेंट की, सो ही वाज गाइडेड बाय दिस ब्रिटिश एडवाइजर कॉल्ड वेरियर एल्गिन. उसके चलते वहां पे विकास नहीं हो पाया क्योंकि आपने ना तो सड़कें बनाई ना कनेक्टिविटी बढ़ाई. Is there anything in particular आपके profession के अंदर भी that you guys should have to like PR trained होते हो कि because you have to deal with press? On today's episode, we have with us Ashish Kundra sir. But who is Ashish Kundra? Ashish sir is Principal Secretary of Transport Department in Government of Delhi. Also, he is the author of a book, A Resurgent Northeast. In this podcast, me and Ashish sir talked about several topics around Northeast जिससे कि आप लोगों को रियल साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चले. If you don't enjoy 1 hour, 2 hour long podcast episodes, then I recommend you to watch clips on our Clips channel. Link is in the description. And on that note, welcome to another episode of Just Curious podcast where we decode the mindset of our guest through curiosity. And on today's episode, I decoded the mindset of Ashish Kundra sir. Welcome to Just Curious podcast, sir. Ashish Kundra sir. थैंक यू. Like what's a daily routine or daily day looks like in IAS servant life? क्या होता है daily life उनका? सी डिपेंड करता है, मतलब एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई हैव स्पेंट अबाउट 25 years in the service, slightly more than that actually. So if you start off your career, supposing I joined the service when I was 23, then you start off as a sub divisional magistrate. तो वहाँ पे फील्ड ड्यूटी रहती है काफ़ी, और तमाम लोग आपको मिलने आते हैं और हर किस्म की दिक्कत होती है, परेशानी होती है. यू आर सपोज टू सॉल्व एड्रेस whether it is development oriented, law and order oriented, election oriented, and so on. Then you become district magistrate. Then you come to policy side. So like right now I am handling transport in Delhi. So it's a mix of regulation, operation, and policy. So it's a mixed kind of a job. It's exciting, and I think the best part about the IAS is that it allows you a very diverse canvas, and perhaps no other career gives a comparable kind of a canvas. तो इसमें बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आते हैं ज़िंदगी में. तो हर किसी का अलग रहता है. जैसे गुजरात में कोई काम कर रहा है उसका अलग होगा, हिमाचल में कर रहा है उसका अलग होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में कर रहा है उसका अलग होगा, जो दिल्ली में कर रहा है उसका बिल्कुल अलग है. सो हाँ, इस करके अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं. अभी आप जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो वहाँ पे और ट्रांसपोर्टेशन यू आर लुकिंग आउट, तो उसके लिए एक अलग सेट ऑफ स्किल सेट चाहिए होगा. बट व्हाट आर सम ऑफ दोस एसेंशियल स्किल्स जो एक आईएएस ऑफिसर में तो होनी ही चाहिए? See, I think most of the roles which you get to do in the IAS, they are leadership roles. हाँ. So most important are the human skills. Okay, after all, you are leading teams, and for that किसी भी तरह की टीम लीडरशिप में जिस तरह की स्किल सेट्स चाहिए वही आईएएस में चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए. देन यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फेयर इन योर डीलिंग एंड इवन हैंडेड इन योर अप्रोच. तो लोगों में एक विश्वास जागना चाहिए कि जो आप फैसले ले रहे हैं, पहली बात है कि एक बड़े फेयर नज़रिए से लेंगे और किसी इन्फ्लुएंस में नहीं लेंगे. इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों को विश्वास होना चाहिए आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपकी कलम पे ना तो किसी का कोई दबाव है, कोई असर है, और भेदभाव है. सो उस तरह का अगर एक जनरल अगर मैं नज़रिए से देखूं तो इस तरह के स्किल सेट्स चाहिए. हाँ, आज की जैसे जैसे मतलब वक्त बदल रहा है उस तरह में और स्किल सेट्स भी उसके अंदर आवश्यक हैं. जैसे अब टेक्नोलॉजी का युग है, तो हाँ. उसमें आप बिना टेक्नोलॉजी स्किल्स के आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आजकल बहुत सी नई फील्ड्स आ गई हैं. जैसे मैं आजकल डील करता हूँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से, तो वहाँ बहुत से युवा पीढ़ी के जो लोग हैं स्टार्टअप्स वगैरह में लगे हुए हैं, तो उनसे आपको एक संवाद करना पड़ता है. तो एक खुलापन दिमाग का, दिल का, सोच का, नज़रिए का चाहिए. सबसे अहम वही है. और जैसे कि मैंने कहा कि फेयरनेस इन अप्रोच इज सेंट्रल टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. हाँ. हाँ. तो आपने बहुत ना एक सरल भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर नॉर्थ ईस्ट का एक पिक्चर पेंट किया इन द बुक.
इट्स अ वेरी वेल रिटन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। तो जैसे आप एक नॉर्थ इंडिया, आप वेस्ट इंडिया में बड़े होते हो, तो एक अलग सा माहौल होता है। तो अगर आप जब वहां पर गए, तो व्हाट वर सम ऑफ द चेंजेस जो आपको आपके अंदर लाने पड़े, क्योंकि इट इज कम्प्लीटली, मैं कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्ल्ड देन व्हाट वी लिव इन, जो आप जैसे बोलते हो मेनलैंड इंडिया का। तो क्या डिफरेंस था आपके अंदर, फिर आपको क्या लाना पड़ा, लाइक लैंग्वेज का इशू आया था कि नहीं आया था, व्हाट वाज दैट? So, Northeast, is culturally very different from, as you have rightly said, from mainland India. अब जैसे मान लीजिए मैं पंजाब से हूँ, तो हाँ पंजाब से मेरी पोस्टिंग अगर गुजरात में हो जाए, तो इतना ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता है। लेकिन वहाँ से आपको नॉर्थ ईस्ट में जब पोस्टिंग होती है, तो वहाँ बोलचाल की भाषा बिल्कुल मुख्तलिफ है। खाने का उनका बिल्कुल डिफरेंट उनका है, लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो एक कई वर्षों सदियों से उनका एक जो रहने का तरीका है वो मेनलैंड इंडिया से बिल्कुल अलग हट के रहा है। तो जब मैं वहां हाँ पे गया, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको इस द स्टार्कनेस ऑफ दिस डिफरेंस स्टैंड्स आउट इन योर माइंड, कि इतना ज्यादा अलग है, और आपको अपनी इग्नोरेंस के बारे में एक एहसास होता है कि हम्म, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा, वहाँ के लोग, उनका रह रहाव का तरीका जो है वो इतना अलग है आपसे। सो वो आपने अपने आप को समझने के लिए उन लोगों को, उनके रहने के तरीके को, उनकी परेशानियों को, उनकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, आपको एक खुले दिमाग से, और आपका जो अपनी सोच है, जैसे पंजाबियत है, उसको पीछे छोड़ना पड़ता है। और हाँ उनमें थोड़ा अपने आप को ढाल के समझना पड़ता है कि वो किस तरह की वो सोच रखते हैं। हाँ हाँ। और आपने अभी 2 बार स्टेंट किया वहां पे, तो सोच किस तरीके से बदली है वहां पे? जब मैं पहली बार गया, तो एक अपने आप को अन इंडियननेस की जो एक फीलिंग है, काफी जाहिर थी। तो इट वाज अस एंड देम, दैट फीलिंग वाज वेरी डिस्टिंक्ट एंड वेरी पैल्पेबल। और मुझे लगता है कि जब मैं दूसरी बार गया, तो उस सोच में बहुत अंतर आया। तो जैसे मैंने पहले भी किसी से कहा कि जब मैं पहली बार वहां गया था, तो जो नागालैंड के लोग, मिजोरम के लोग, या वहाँ के लोग जो हैं, जब दिल्ली जाते थे तो कहते थे कि हम इंडिया जा रहे हैं। तो अब हाँ वो बात जो है वो बात नहीं रही। और देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस कंट्री, and their aspirations are to grow like the rest of India, like all of us. हाँ So whether you हाँ। are in Maharashtra or Madhya Pradesh or in Mizoram, their aspiration of the young people is just the same. So like how the dream and aspirations evolved, in what sense they evolved, और किस तरीके के अभी वो लोग वहां पे सोच रहे हैं that okay, rest of the India are doing startups right now, they are doing well, so how can we also contribute into that, और उस तरीके की थिंकिंग किस तरीके से डेवलप हो रही है वहां पर? See, one biggest enabler is technology. So, हाँ वहाँ पे डिजिटल कम्युनिकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंजम्पशन, डेटा कंजम्पशन बहुत हाई है। So everybody, whether young or old, they are on Facebook, they are on Instagram, they are on Twitter, and they are connected not just with the rest of India but globally. तो टेक्नोलॉजी के जरिए उनको एहसास हो रहा है कि दुनिया किस तरह से, किस गति से बदल रही है। और हम्म नेचुरली जो यंग लोग हैं वो उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और उनको ये भी एहसास है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए बाकी हिंदुस्तान से, और अब हमको, वी वांट टू कैच अप, वी वांट टू कैच अप वेरी फास्ट। सो जिस तरह से स्टार्टअप्स के बारे में आप बाकी राज्यों में सुनते हैं, उसी प्रकार से स्टार्टअप्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत तेजी से एक पकड़ बना रहे हैं, और अलग अलग फील्ड्स में बना रहे हैं। जैसे वहाँ पे मैंने किताब के अंदर लिखा है कि एक लड़की है जो कॉफी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे ऑर्गेनिक कॉफी उगा के उसको अमेजोन के जरिए बेच रही है।
इसी प्रकार से एक लड़का है जो हार्डली 25-26 साल का है, जिसने एक ऐप बनाई है फॉर एग्रीगेशन ऑफ टैक्सीज, हाँ क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, तो वो टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म उसने बनाया है। इसी प्रकार से एक लड़का है जिसने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना के रेडियो डायग्नोस्टिक्स के लिए मेडिकल फील्ड में एक प्रयास किया है। एक महिला नागालैंड की है जिसने अपनी हैंडलूम प्रोड्यूस को इस कदर बढ़ा लिया है कि वो अब दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो एम्बिशन है, द फायर इन द बेली जैसे कहते हैं, इज हाँ वेरी स्ट्रांग इन द यंग पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। राइट। और जिस तरीके से आपने बात की कि जो ये सारे लोग कर रहे हैं, तो लाइक व्हाट्स द स्टेट ऑफ राइट नाउ कि फॉर्मल एजुकेशन फिर किस क्या का स्टेट वहां पर अभी क्या है, किस तरीके का? क्योंकि बुक में जैसा था कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा लोग मतलब नहीं था वहाँ पर अच्छी तरीके, एक इंस्टीट्यूशन वहाँ पर टीचर्स नहीं होते थे कई सारी स्कूल्स में। सो हाउ इट इज चेंजिंग राइट नाउ? सो देखिए, जहाँ तक कि शिक्षा का सवाल है, प्राइमरी एजुकेशन में इनफैक्ट जो लेवल ऑफ एजुकेशन है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज फार हायर देन द एवरेज अटेनमेंट इन इंडिया. Problem is that in their secondary education, somewhere there starts to be a decline. But then, like every other part of the country, there are young people who are bright, who are ambitious. So a lot of them, they move to the educational capitals of the country, whether they come to Delhi or Bombay or Calcutta, or Shillong for that matter, in the Northeast is has been historically a hub of education. Some of them even go abroad. So it is just like that. So educationally, unfortunately, in the higher education space, there were gaps. But now the central universities in Northeast and their campuses, like you have IIT Guwahati, you have IIM Shillong, you have a central university in Mizoram, in Manipur, all other parts, which have courses which are designed to draw talent from within the Northeast. In Mizoram University, for example, they have courses which are encouraging incubation centers, and so that अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है फॉर्मल पढ़ाई छोड़ के, तो उनको किसी तरह से टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेन किया जाए, सो दैट एंड इक्विप किया जाए कि वो उसमें पढ़ाई कर सकें. Right. Primary education is like equally very higher than other states in India. So क्या है ऐसा कि it is very higher and why it starts to decline then afterwards? So primary education, most of it is in the mother tongue, and Right. that is one reason. And well, if you look at the states, there is a difference. For instance, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, there was a very strong Christian missionary influence. So there are missionary schools in these states. But if you go to Arunachal, वहाँ पे जो विवेकानंद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रामाकृष्णा मिशन के स्कूल्स हैं, उनसे भी एजुकेशन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हुई है. सेकेंडरी Right. एजुकेशन में द क्वालिटी ऑफ टीचर्स which were recruited, I think, somewhere in the 80s, that was not of the right level. And that is the reason that there was a decline in secondary education. Right. आप जैसे मिजोरम में आप यू वर कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो जब आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो टू फाइंड द गैप्स, तो किस तरीके से यू हैव टू लाइक एक हर एक स्टेट का जो होता है ना, यू हैव टू ब्रेक द आइस विद देम एंड दे स्टार्ट टू ओपन अप अबाउट देयर प्रॉब्लम्स विथ यू, और एक अच्छी तरीके से फिर कॉन्वर्सेशन होता है। सो हाउ टू ब्रेक द आइस विद दोज पीपल इन लेट्स से मिजोरम? अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, अच्छी तरीके से उनके बात करनी है, आपको जानना है कि उनकी थिंकिंग क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर डिमांडिंग। सो हाउ टू अप्रोच देम, और एक एम्पैथेटिक व्यू रख के किस तरीके से कन्वर्सेशन लीड करना चाहिए? देखिए, किसी भी इलाके में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे गुजरात है, मेरा हाँ ये मानना है कि आप उन लोगों में जहाँ जहाँ भी आप जाते हैं उनमें घुल मिल जाएंगे, तो लोग अपने आप को आपको अपना दोस्त मानने लगते हैं. और जब दोस्त मानने लगेंगे तो अपनी दिल की बात करेंगे. तो अगर आप उनको एक लेट अस से सीनियर जूनियर वाले फ्रेमवर्क से देखेंगे, फॉर्मेलिटी के एक मैट्रिक्स में देखेंगे,
तो वो लोग शायद अपनी बात ना कह पाए। और वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ पे इनफॉर्मेलिटी बहुत है सोसाइटी में, मच हम्म। मोर देन रेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज अ वेरी क्लोजली knit सोसाइटी। एंड जो एक गैप बिटवीन हाई एंड लो हमारे यहाँ रहता है, वो उस तरह का भेदभाव वहाँ पे नहीं है। तो आप बल्कि मैंने किताब में जिक्र किया, बड़ा रोल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और उनके यहाँ पे हो सकता है कि आदमी पियोन की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब वो चर्च में जाते हैं तो हो सकता है वो आदमी पादरी हो। तो वो पादरी अपना भाषण दे रहा है तो उनको वहां बैठ के सुनना पड़ेगा। तो रोल, और एक ही टेबल पे संग बैठ के जो घर पे काम करने वाले लोग हैं वो एक साथ बैठ के खाते हैं। तो एक जो भावना वहां पे है समानता की समाज में, वो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा है। तो एक इवॉल्व सोसाइटी है। तो आपको हम्म। समझना पड़ता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, शेड योर बैगेज and be राइट। one amongst them, to be able to understand them better so that they are able to open up to you. राइट, देयर वाज अ वेरी गुड लाइन दैट यू हैव रिटन इन द बुक। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इट्स ऑन पेज 33 दैट इन द एंजाइटी टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन became major casualties. So, like, can you, sir, go deep, little bit deeper on this sentence? क्यों है ये, और क्यों नहीं, हुआ? देखिए मतलब जो ये पंडित नेहरू के टाइम की जो अप्रोच थी एक ट्राइबल डेवलपमेंट की, सो ही वाज गाइडेड बाय दिस ब्रिटिश एडवाइजर कॉल्ड वेरियर एल्विन। उनका ये या। मानना था कि ट्राइबल कल्चर अपने आप में मुख्तलिफ है बाकी हिंदुस्तान से। तो हमें, वी शुड नॉट इम्पोज आवर सेंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन टू द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, and therefore राइट। allow them to develop according to their own genius. And the result was that in order to preserve their culture, so the intention was good कि उनका कल्चर जिस तरह से है वैसा रहे, लेकिन उसके चलते वहां पे विकास नहीं हो पाया, क्योंकि आपने ना तो सड़कें बनाई, ना कनेक्टिविटी बढ़ाई। और कल्चरल प्रेजर्वेशन इज अ गोल विच इज वेरी नोबल, but it should not be at the cost of development. You have to strike the right balance between हाँ। development and cultural preservation. राइट। राइट, तो उसी के चलते फिर आपने वो भी लिखी थी उसके बाद लाइन दैट इफ आई वुड हैव बीन अ बॉर्न विथ अ जीनियस ऑफ आइंस्टाइन आल्सो, I still would not have made beyond primary school, you know. So like I when I was reading, sir, this particular paragraph, it kept me going to read more about northeast in the book, और मैं फिर मैं पढ़ता ही गया ये वाले के बाद. So the line was, I was born to parents, like if I was born to parents who belong to this village, if caught in sickness I may not have survived in my to my teens, the nearest hospital being 2 days away. If I had chosen to take up farming, reaching the nearest market would have meant carrying a headload for days. Even if God has generously bestowed with genius of Einstein, I still would not have made it beyond primary school. So like it just struck the chord with me कि like the मैं मतलब महाराष्ट्र गुजरात हम इस स्टेट में अगर like if we are going like हम बॉर्न और ब्रॉटअप हो रहे हैं, तो आई हैव टू बी लाइक लिटरली ग्रेटफुल कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जो शायद से इंडिया में ऐसे कई सारे स्टेट्स है जैसे आपने मेंशन किया हुआ है, दैट इज नॉट देयर. सो लाइक क्या ये फिर ये चेंज हो रहा है फिर वहां पे, लाइक व्हाट्स द कनेक्टिविटी इशू? लाइक आपने बहुत ही फार साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाले में इसमें बात की थी. सो व्हाट आर सम ऑफ द चेंजेस आर being made there to prevent this kind of thing, कि आपकी हॉस्पिटल 2 दिन दूर है, आप अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो शायद से एक प्राइमरी हेल्थ केयर भी मुझे शायद से नहीं मिल पाएगी. तो कनेक्टिविटी में देखिए, पिछले 20 साल में वहाँ पे बहुत बदलाव आया है। हाँ. और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ पिछले 6-7 साल में वहाँ पे बहुत ही अभूतपूर्व बदलाव आया है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 2015 में मैं अरुणाचल में था,
और अरुणाचल में आपको एक हिस्सा है जो ईस्टर्न पार्ट है, जो बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ लगता है। अगर आपको वहां जाना हो तो ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करना पड़ता है। तो Okay. ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करने के लिए उस वक्त वहां पे एक फेरी थी। तो फेरी, मतलब ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी रिवर है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओशन। तो आपको एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए वो फेरी में चढ़ना पड़ता था। तो गाड़ी के समेत, तो गाड़ी भी, गाय भी, घोड़ा भी और आदमी भी, वो फेरी जो है फट्टों की तरह होती थी। और हाँ तकरीबन 1.25 घंटा लगता था एक छोर से दूसरे छोर जाने में। और अगर कहीं मान लीजिए बीच में पानी का लेवल कम है तो फेरी फंस भी जाती थी। तो हाँ आप पहुंचेंगे कैसे उस छोर? लेकिन अब वहां पे माननीय प्रधानमंत्री ने एक जो बोगीबील ब्रिज उसको बोलते हैं, अ, उसका उद्घाटन किया। तो उससे आप 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से तो वहां पे रिवर्स का बहुत एक स्ट्रांग नेटवर्क है, जो सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की हैं, उसके हर रिवर के ऊपर अब ब्रिज बन गए हैं। और इंटरनली भी जो सड़कों का नेटवर्क है, जैसे अरुणाचल में ट्रांस अरुणाचल हाईवे है, जो भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार बॉर्डर तक पूरी स्टेट में के अक्रॉस जाता है। और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उससे उन इलाकों में बसे हुए लोगों को एक तो बाकी हिंदुस्तान से जुड़ने में आसानी हुई है, और दूसरा कि जैसा आप कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है या बाकी चीजें हैं, उसके लिए अगर उनको कहीं जाना है तो उनका नॉर्मल जो जीवन बसर है उसमें भी बहुत सुविधा आ गई है। तो एक बदलाव जो वहां पे आ रहा है, वो जो वहां लोग रहते हैं वही बता सकते हैं कि किस कदर वहां पे बदलाव आया है। और आप क्योंकि आप एक विकसित राज्य से हैं, तो उस चीज का शायद इमेजिनेशन भी आपके उस माइंड में नहीं आ पा रहा कि किन इलाकों की बात हो रही है। ये एकदम बिल्कुल रिमोट बॉर्डर लैंड है। तो या जिस इलाके की आपने अभी बात करी, जिस लाइन को आपने पढ़ा, उस इलाके से आप समझिए कि 100 किलोमीटर एक तरफ बांग्लादेश बॉर्डर है और 100 किलोमीटर दूसरी तरफ बर्मा बॉर्डर है। तो एकदम बॉर्डर के बीच में सटे हुए हैं आप। और हाँ कहीं भी जाने के लिए आपको ना सड़क है, ना कोई जरिया है, ना कोई बस आती है। तो किस प्रकार से जाएंगे? तो ये 20 साल पुरानी बात है, लेकिन वहां मैंने जैसे कहा कि अब किताब में ही लिखा है कि वहां बहुत बदलाव आ गया है। राइट राइट नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा है कि लाइक देयर इज अ 60-70% विच इज अ बॉर्डर एरिया देन हाउ आर्मी शुड कम्युनिकेट विथ पीपल देयर. पहली बात है, इट इज नॉट 60-70%, 98% ऑफ द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज इंटरनेशनल बॉर्डर। आप अगर Oh. वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करें तो भूटान, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, ये सब सीमावर्ती इलाके हैं। और मतलब कश्मीर भी इतना बंधा नहीं हुआ जितना कि नॉर्थ ईस्ट बंधा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर से। Yeah. जहां तक कि आर्मी का सवाल है, सबसे पहले समझना होगा कि वहां पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस प्रेजेंट हैं। जैसे मिजोरम के अंदर बीएसएफ है, और बांग्लादेश बॉर्डर पे, और म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल है, अरुणाचल में कुछ क्षेत्रों में आर्मी भी प्रेजेंट है। तो जो एक दौर 70 के या 80 के, या कुछ हद तक 90 के दशकों का था, जब इंसर्जेंसी बहुत पीक पे थी, उस वक्त जो ये सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका और लोकल सिविलियन पॉपुलेशन के बीच में तनाव रहता था। अब हाँ क्योंकि एक ज्यादातर इलाके में शांति है, तो उस शांति के माहौल में जो इस तरह की फोर्सेस हैं और लोकल पॉपुलेशन, उनका एक फ्रेंडली रिश्ता है। अब मिजोरम की बात करें तो आसाम राइफल है। आसाम राइफल के साथ लोकल लोग फुटबॉल खेलते हैं, लोकल लोग आसाम राइफल को हरा देते हैं, इतने अच्छे हैं वो स्पोर्ट्स में। और आप अरुणाचल चले जाएं तो वहाँ पे आर्मी का जो रोल है वो शिक्षा में, लोकल, बिल्कुल जो रिमोट बॉर्डर लैंड्स हैं वहाँ पे इवन प्राइमरी हेल्थ केयर में, और लोकल कम्युनिटी को एंगेज करने में आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। तो
मेरे ख्याल में हमारी सारी जो फोर्सेस वहाँ मौजूद हैं उनको भी तजुर्बे से इस बात का एहसास है कि लोकल कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट करने से उनको भी एक बल मिलता है और एक अच्छे माहौल में वो लोग वहाँ पे बॉर्डर सुरक्षा में तैनात रह सकते हैं। राइट, तो जैसे आपने लाइक लाइक फ्यू क्वेश्चंस बैक आपने जिसका आंसर दिया कि इनफॉर्मेलिटीज वे उनको बहुत पसंद है, आपको घुल मिल के बात करनी पड़ेगी उनसे, तो दे विल ओपन अप, दे विल। राइट, करेक्ट। मैं सर आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, विच आई एम सीइंग ऑन जब भी मैं अरुणाचल प्रदेश में टाइप करता हूँ ऑन गूगल, सो इट इज ऑन लाइक चार पांच रिजल्ट्स नहीं आते, उसमें एक आता है। तो सर आई जस्ट वांट टू नो व्हाई चाइना वांट्स अरुणाचल प्रदेश, लाइक व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड, क्या फायदा होगा ये अगर। देखिए, सबसे पहले आपको ज्योग्राफिकली समझना होगा। वो जो क्लेम करते हैं पूरा अरुणाचल नहीं करते। अरुणाचल का एक जिला है तवांग। और तवांग को अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो जो तिबेटन प्लेटो है, जो तिब्बत का पूरा प्लेटो है, लासा से लेके तवांग तक, वो एक ही प्लेटो है। और सबसे बड़ी बात है कि तिब्बत में चाइना चाइना का ही हिस्सा है। और जहाँ तक कि तवांग का सवाल है, वो रिलीजियस नजरिए से बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। और वो जो जो बुद्धिज्म की जो स्ट्रीम वो फॉलो करते हैं उसकी रूट्स तिब्बत में लाई करती हैं, ल्हासा में लाई करती हैं। तो एक उनका उस लिहाज से उनका एक हिस्टोरिकल कनेक्शन रहा है। और मान लीजिए, आज से 150 साल पहले उन इलाकों में जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो तिब्बत के साथ ट्रेड भी था, उसी रास्ते से ट्रेड था। राइट। तो मेरे ख्याल में एक उस लिहाज से वो अपना क्लेम बनाते हैं, जो कि झूठा क्लेम है। क्योंकि अगर आप अरुणाचल चले जाएं तो, और तवांग चले जाएं खास तौर पे, वहाँ के लोग तो एकदम हिंदी में बात करते हैं आपसे, उनका चीन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो इवन दो 62 वॉर में चाइनीज तिब्बत ना तवांग के जरिए ही भारत में घुसे थे, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट फीलिंग है वहां पे उस बॉर्डर पे। और मेरे ख्याल में ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है, बट उसका कोई क्लेम है नहीं। राइट, राइट। सो लाइक यू हैव बीन टू लाइक अरुणाचल प्रदेश, आपने वहां पे काम भी किया है, सो लाइक व्हाट्स आर्मी सिचुएशन देयर, हाउ दे आर प्रिवेंटिंग कि जो जैसे आपने बोला कि तवांग के जरिए वो लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, एंड हाउ दे आर प्रिवेंटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम चाइना। तो सबसे अहम मेरे ख्याल भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे बहुत फोकस किया जाए। बॉर्डर राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब दो चीज पे है। एक कि बॉर्डर पहुंचने की जो सड़कें हैं वहाँ सहूलियत हो, एयर स्ट्रिप्स वहाँ बने रहें ताकि अगर आर्म्ड फोर्सेस को मूवमेंट में भी आसानी हो। दूसरा ये है जो बहुत अहम है, समझना होगा हमें कि बॉर्डर्स, खास तौर पे जो तिब्बत के साथ लगता बॉर्डर है, बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं, 15,000 फुट 16,000 फुट उस तरह की पहाड़ियां हैं। वो ऐसे इलाके हैं जहाँ मतलब बर्फीला इलाका है पूरा। तो वहां पे जब तक हमारे हिंदुस्तानी लोग जो छोटे गांव और कस्बे हैं, जब तक वो बॉर्डर पे बसे रहते हैं, चाहे वो जैसे हर्डर्स होते हैं ना, बकरियां चराने वाले वहां पे याक चराते हैं। तो वो याक चराने वाले जो लोग हैं, वो इन अ वे आर्मी वालों की मदद ही करते हैं, क्योंकि जब तक कि वो गांव बसे हुए हैं तब तक आपका बॉर्डर है। क्योंकि ऐसे हाँ। कोई तार तो लगी नहीं हुई। बांग्लादेश बॉर्डर हाँ। पे तो तार लगी हुई है, बाड़ लगाई हुई है। लेकिन जो तिब्बत के साथ बॉर्डर है वो तो पहाड़ी इलाका है ना, तो पहाड़ों पे तो आप तारे से लगा नहीं सकते। तो वहां पे बॉर्डर को सुरक्षित रखने में आर्मी का एक योगदान है, लेकिन हमारे जो नागरिक पॉपुलेशन है उसका भी योगदान है, क्योंकि वो लोग वहां पे रहेंगे, जीवन बसर अपना करेंगे। तो बॉर्डर तो इंसानों से बनता है ना, वो पहाड़ों से तो बनता नहीं है। राइट, राइट। और सर ना, लाइक टू योर प्रोफेशन, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। लाइक इन मीडिया प्रोफेशनल एज यू सी, आप अगर आप कोई
बड़े स्टार को देख लो या तो फिर बॉलीवुड में, दे आर पीआर ट्रेन। उनको पीआर से ट्रेन किया जाता है कि दिस हाउ यू शुड बिहेव इन पब्लिक, इस तरीके से आपको आंसर देना चाहिए। इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर आपके प्रोफेशन के अंदर भी दैट यू गाइस शुड हैव टू लाइक पीआर ट्रेंड होते हो कि बिकॉज यू हैव टू डील विद प्रेस एंड अदर पब्लिक फोरम्स, सो आपको आंसर देने में लाइक यू गाइस आर पीआर ट्रेंड? आई जस्ट वांट टू नो दिस। No, no, not at all. I think it is just that by virtue of the years of service that you have put in, every day you meet so many people. हर किस्म के लोग मिलते हैं, हर किस्म के काम के लिए आपके पास आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, सुझाव लेके आते हैं। तो जब आते हैं तो लोगों से बातचीत का एक आपका एक सहजता से बातचीत का एक एक्सपीरियंस तजुर्बा हो जाता है। तो उसी सिलसिले में जैसे हम बाकी लोगों से बात कर रहे हैं वैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क तो है नहीं। राइट, राइट। आपके मैं ट्विटर के ऊपर जा रहा था, आप किरण रिजिजू सर के आपने कई सारे ट्वीट्स आपने रीट्वीट किए हुए हैं, लाइक ही इज रोमिंग अराउंड ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शायद से। फिर आप प्रेमा खाटू सर जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, तो उनके भी आप कई सारे ट्वीट्स आप रिट्वीट करते हो अबाउट पांडा कहीं पे दिख गया या तो फिर लाइक वैली अच्छी अच्छी तरीके से जगह वहाँ पर। सो सर, टूरिज्म के ऊपर भी आपने बुक में कई कई जगह पे लिखा ही हुआ है कि हाउ द लैंड इज देयर। सो व्हाट काइंड ऑफ टूरिज्म शुड बी डेवलप्ड, किस तरह का प्रमोशन होना चाहिए, सेलिंग पॉइंट्स क्या होना देखिए वहां पे सबसे जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचर की खूबसूरती, वहाँ के फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ के झरने, वहाँ के लेक्स, वाइल्ड लाइफ, और वो एक पूरा इन्वायरमेंट जो है एक लेवल पे तो वो है जो बाकी हिंदुस्तान के लोगों ने कहीं देखा नहीं है। तो चाहिए? दूसरा मैं समझता हूँ जो रिचनेस ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस है, हम्म। बिकॉज आप एक राज्य में भी चले जाएं तो अरुणाचल की अगर मैं बात करूं तो वो 27-28 अलग ट्राइब्स हैं वहाँ पे, और हर ट्राइब का अलग ही एक कल्चर है। हर एक ट्राइब की अपनी अलग भाषा है। उसका खाने का भी जो रिवायतें हैं बिल्कुल अलग हैं, कस्टम्स बिल्कुल अलग हैं, चाहे मैरिज के, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के, हर चीज के। सो मेरे ख्याल में वहाँ पे और कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट में 200 से ऊपर ट्राइब्स हैं। तो जितनी राइट। डाइवर्सिटी एक इलाके में है उसका एक्सपीरियंस करने के लिए लोगों को वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में जो बहुत से लोग सारी दुनिया घूम लेते हैं, 7 स्टार लग्जरी में रह के आ जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या आप हिंदुस्तान में कहीं ये तो बम्बई जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं। लेकिन इन इलाकों में जाएंगे तो एक कुदरत का एक अलग नज़ारा है, और उस नज़ारे में अपने आप को अगर बसा के देखेंगे तो जो सुकून का एक एहसास होता है। एक तो हवा हाँ, वहाँ इतनी अच्छी है जो ना तो हाँ, प्रदूषण है, और पूरा वातावरण इतना अच्छा है कि आपको एक लगता है कि जन्नत में आ गए हैं। तो वो जन्नत का एहसास करने के लिए लोगों को वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ मास टूरिज्म की तरफ चले जाएं, क्योंकि नेचर को प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है। राइट, तो मेरे ख्याल में एक तजुर्बा जो भूटान ने किया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से, क्योंकि हर शहर की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोग अगर वहां आ जाएं तो एक तो वहां प्रदूषण फैलता है, और जो एक नेचर के साथ ह्यूमंस का इंटरफेस है वो सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं कैजुअलिटी बन जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर हम मैं उदाहरण के तौर पे अगर पहाड़ों की बात करूं तो आप किसी भी वेल नोन हिल स्टेशन में नॉर्थ इंडिया के चले जाएं आज की डेट में, आप किसी समर में अगर नैनीताल चले जाएं, मसूरी चले जाएं, शिमला चले जाएं, तो वहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इतने लोग वहाँ, इतनी भीड़ होती ट्रू। है। तो उस भीड़ में आदमी क्या देखेगा और क्या महसूस करेगा? तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी हमें सोच के चलना होगा कि एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो आप जैसे बोल रहे हो कि एक एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए रादर देन द मासेस वाला, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग।
सर जो एक ना चीज के बारे में आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हेन आई वांटेड, जब आप मैंने आपको अप्रोच किया, उसका था कि स्पोर्ट्स कल्चर. सो देयर इज अ लाइन इन द बुक की, like I think there are hardly any youth people which has been untouched by sports, and it kind of become redemption for them. So I just want to know why it's a redemption for them. Sports ही क्यों redemption है? Because बहुत सारे जो स्टेट्स होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं पे टेकिंग स्पोर्ट्स एज अ करियर हैज नॉट बीन एनकरेज. एटलीस्ट मैंने जितना देखा हुआ है गुजरात के अंदर बहुत ज्यादा लोग इतना एनकरेज नहीं करते हैं. सो व्हाई स्पोर्ट्स he as a medium is a redemption for northeast people. See, when I say it is a theater of redemption, हाँ. the reason for that is that people of the Northeast have been neglected for long, and they Correct. never come into the news for the right reasons. हाँ. They come on the newspaper only when there's an earthquake or a flood or a violence. But when Americom wins a medal on the global stage in boxing, everybody salutes Maricom. When some of the northeastern people they win a gold medal in weightlifting, everybody salutes that. Similarly, it is in football, in athletics, and people of northeast are naturally very athletic by composition. They're very hardy kind of people, and I think the investments which have been made by the government in this Khelo India program and all that has brought a lot of youngsters into this field. As it is, they are naturally very inclined, especially in contact sports, in boxing and things like that. In badminton, they're very good. So I'm sure that in India's Olympic journey, Northeast will have the biggest slice of medals. हम्म. ट्रू. जैसे लाइक ऑल्सो आई फॉलो फुटबॉल अ लॉट, तो फुटबॉल की टीम में भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं. Absolutely. लाइक रिसेंटली वी वॉन सेफ कप, वहां पे जिक्सन सिंह था, वो मणिपुर का वो फ्लैग लेके घूम रहा था, तो फॉर अ ट्रिब्यूट. हाँ. तो मुझे इसमें बात करनी है. आपने मैरीकॉम के बारे में लिखा था, मैरीकॉम में लिखा था कि हर वन ऑफ द मोटिवेशन वाज कि कॉम कम्युनिटी जो है, ट्राइबल कम्युनिटी, टू पुट देम ऑन टू द वर्ल्ड मैप. सो इज दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंकिंग अभी भी प्रेवलेंट है वहां के लोगों की? सो लाइक वी वांट टू पुट अ ट्राइबल कम्युनिटी अप देयर ऑन द वर्ल्ड मैप, और एटलीस्ट ऑन अ नेशनल मैप, कि तो लोग जाने. देखिए, वो ये जो सारे इलाके, जैसा मैंने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहां पे अलग ट्राइब है उसकी, और उनकी आइडेंटिटी जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज खास तौर पे हैं, उनकी आइडेंटिटी में अगर एक आइडेंटिटी का मैट्रिक्स बनाएं, तो सबसे पहले आइडेंटिटी उनकी आती है कौन सी ट्राइब से है, फिर कौन से राइट. गांव से हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से हैं, कौन से देश से हैं। लेकिन सबसे पहले आइडेंटिटी आती है कि मेरी आइडेंटिटी मेरी ट्राइब है। तो उनको लगता है कि बाकी जहां मर्जी शोहरत मिल जाए, लेकिन मेरे गांव वाले लोग कहीं उनको भी, उनका भी नाम दुनिया में रोशन हो जाए, इसलिए हाँ. मेरा योगदान है। उस जज्बे से वो स्पोर्ट्स में जाते हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ अ कम्युनल अचीवमेंट कि एक एब्सोल्युटली। कर दे, पर. पूरी हाँ. कम्युनिटी ट्रू. का एक वो नाम। अपलिफ्टमेंट. हाँ, हाँ, हाँ. ट्रू. सो सर वहां पे फिर ये फुटबॉल का क्रेज फिर कैसे शुरू हुआ? बिकॉज आई डिड अ पॉडकास्ट विद टू बिगेस्ट इंडियन फुटबॉल क्रिएटर्स, और मैं फुटबॉल ज्यादा देखता भी हूँ. तो जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, उन्होंने मुझे बोला था, एक अभी मैंने फुटबॉल क्रिकेटर के साथ बात की, तो लाइक व्हेन ही वेंट टू वॉच अ मैच इन मणिपुर, आई थिंक इंडिया वर्सेस किर्गिज का मैच था. 17,000 की कैपेसिटी थी स्टेडियम के अंदर, पर 30,000 लोग थे. बिकॉज दैट्स द क्रेज देयर अबाउट फुटबॉल, कि हमारे बंदे आके खेल रहे हैं वहां पर. लाइक आई थिंक उस टाइम पे जेजे भी था इंडियन टीम के अंदर. तो फुटबॉल का क्रेज शुरू कैसे हुआ, एंड व्हाई क्रिकेट डिडंट ट्रांसलेट टू मच इनटू नॉर्थ ईस्ट? तो फुटबॉल का सबसे पहले तो मणिपुर के अंदर स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपने कहा, और वहाँ एक क्लब कल्चर डेवलप हुआ। तो और वो क्लब कंपटीशन स्टार्ट हुए, और मेरे ख्याल वहाँ पे जो मैदान होते थे, खुला इलाका होता, तो बच्चे वहाँ फुटबॉल गाँव के अंदर भी खेलना शुरू हो जाते थे, और एक कम्युनिटी की फीलिंग थी। तो कम्युनिटी स्पोर्ट है फुटबॉल।
तो और ज्यादा उसमें खर्चा नहीं लगता, तो एक हाँ। बॉल ही लेनी है। तो उस करके शुरुआत उस तरह से हुई। लेकिन इसमें अब मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम जो तीन राज्य हैं, और मेघालय, सॉरी, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये तीन राज्य जो हैं, यहाँ फुटबॉल का प्रचलन बहुत ज्यादा है। तो बल्कि मिजोरम में एक बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है कि आप सबसे पिछड़े हुए इलाके में चले जाइए, जहां मान लीजिए बस्ती में, गांव में मकान लोगों के चाहे वो टूटे हुए हैं, तो दो चीजें जो हैं वो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। एक तो चर्च की बिल्डिंग है, और दूसरा जो हम्म। वो फुटबॉल का मैदान है। तो वो एक बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोग खुद से योगदान देते हैं, कि क्योंकि और कुछ चीज कम्युनिटी में करने को और क्या है वहां पे, गांव के अंदर। हाँ। तो एक स्पर्धा प्रतिस्पर्धा जो है, आपस में खेलें, compete करें और जीत के आए। तो मैंने बताया जैसे फुटबॉल में वो आसाम राइफल को हरा देते हैं मिजोरम वाले। हाँ, ट्रू। बिकॉज उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जब वो मणिपुर गए थे, पीपल वर टॉकिंग अबाउट स्पेन की कुछ फोर्थ या फिफ्थ टीयर की लीग है। देयर इज अ प्लेयर कॉल्ड जेरार्ड पीके। तो जेरार्ड पीके ना उनकी खुद की लीग चालू की है, किंग्स कप ऐसा कुछ करके। तो उसके बारे में भी लोग वहां पे बात कर रहे थे कि सो ही वाज लाइक शॉक्ड कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, जहाँ पे जो मेनलैंड में है, वो लोग को इतना पता भी नहीं होगा। लाइक मेसी, रोनाल्डो, दो तीन मेन स्ट्रीम नाम सुन के। तो आप हाँ। देखो ना, मतलब फुटबॉल का जो कल्चर है इंडिया में, आप बंगाल को छोड़ दीजिए अगर, तो बंगाल के अलावा नॉर्थ ईस्ट में है। हम्म। बाकी तो क्रिकेट में सबका एक रुचि रहती है। आप क्रिकेट में किसी से पूछ लेंगे, आपको पूरे दुनिया के अच्छे क्रिकेटर्स के नाम मालूम होंगे। इसी प्रकार से वहाँ नॉर्थ ईस्ट वालों को जाहिर सी बात है फुटबॉलर्स के नाम मालूम होंगे। True, true, sir. So, sir, before going off, like last segment of this, I want to talk about जो बुक में आपने लिखा था कि ड्रग्स menace एंड normalization ऑफ करप्शन, इट इज काइंड ऑफ गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन देयर। तो मुझे पहले, सबसे पहले ड्रग्स से पहले भी जानना है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन किस तरीके से घुसा वहां पर, क्यों, और वो नॉर्मलाइज हुआ था। देखिए वहां पे जो एक नीतियों में बदलाव आया भारत सरकार की, पहले वहां जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुआ करती थी। सडनली हाँ। नीति एक बदल गई 90 के दशकों में, कि उन्होंने कहा कि हर जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसका 10% जो बजट है वो नॉर्थ ईस्ट में ही जाएगा। अब बहुत सारा पैसा वहां जाने लगा, वहां उस पैसे को अब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं थी पूरी, तो इस करके लेकिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स बना लिए, कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जो पैसा आया वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुआ। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस बहुत सालों तक, वो अभी भी काफी हद तक वहां पे रही है। तो चाहे हाँ। वो रोजगार में, और चाहे वो तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नमेंट जॉब्स, दीज वर टू काइंड ऑफ थिंग्स विच कीप केप्ट पीपल। तो प्राइवेट एंटरप्राइज जैसे बाकी राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बाकी स्टेट्स में, उस तरह का डेवलप हो नहीं पाया, बिकॉज कई दशकों तक तो वायलेंस था। राइट। तो वायलेंस की भी एक सब कल्चर जो डेवलप हुई, उसमें भी जो इंसर्जेंट्स हैं वो भी एक्सटॉर्शन करते रहे। जैसे नागालैंड वगैरह में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, वो अपने ही लोगों से पैसे, सरकारी लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए उन्होंने। तो इस तरह का कल्चर एक डेवलप हो। जहां तक कि ड्रग्स की बात है, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर इतना, जैसे कि मैंने बोला, पोरस इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो बहुत सारा एक ड्रग कॉरिडोर है। वो उस एक्सिस पे ये लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट। गोल्डन ट्रायंगल के आजू हाँ, बाजू है ना उसी वो। एक्सिस पे लाई करता है। इस करके बॉर्डर के इलाकों में जो हमारी फोर्सेस हैं, वो हमेशा सतर्क रहती हैं कि कहीं ड्रग की तस्करी ना हो रही हो, कहीं आर्म्स की तस्करी ना हो रही हो, इस तरह की चीजों का। और उस पे युवा पीढ़ी पे कैसे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अगर बेरोजगारी हो खास तौर पे, हाँ। हाँ। तो युवा पीढ़ी ड्रग्स की ओर चल पड़ती है और इंसर्जेंसी की ओर चल पड़ती है। तो अब लेकिन जैसा कि मैंने बोला, बहुत उस स्फीयर में बहुत बदलाव आ चुका है। ट्रू। बिकॉज आई वॉज रीडिंग सम रिपोर्ट्स, और आई थिंक यूएन ने भी एक रिपोर्ट डाला हुआ है कि वुमेन्स आर ऑल्सो डूइंग ड्रग्स इन नॉर्थ ईस्ट, और उससे कई सारी जो बीमारियां, लाइक वन ऑफ देम वाज HIV भी था उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे लाइक रोग थे कि जिनके जो वो लोग, वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज दे फॉल इन दैट गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे 90% ऑफ द ड्रग सप्लाई जो होता है वर्ल्ड के अंदर, वो इसी
तौर से होता है. करेक्ट. एंड सर, माय लास्ट क्वेश्चन, किस तरीके का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ा है? बिकॉज द ओनली, मैंने जब देखा बुक के अंदर मैं पढ़ रहा था, तो एक अच्छे चेंजेस आ रहे हैं सभी जगहों पे, बट हेल्थ केयर आई फेल्ट दैट कि अभी भी बहुत कम है वहाँ पे. जैसे आपने लिखा था 66,000 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी है वहाँ पर, ट्रेन नर्सेज नहीं है वहाँ पर. सो लाइक दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच विच अ स्टेट शुड हैव, एरिया शुड हैव. सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर किस तरीके से अभी चेंज हो रहा है वहाँ पे कि लोगों को एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर, और कई जगह जगहों पे जहाँ पे कैंसर की भी बहुत बीमारियां बढ़ती है, लाइक इन वन ऑफ द स्टार्टिंग पेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आपने लिखा हुआ है कि मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज्यादा है इन लाइक प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो. सो ये सब चीजें फिर किस तरीके से चेंज हो तो रही है? देखिए, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये सही है कि वहाँ पे कैंसर इंसिडेंस बहुत हाई है, हाँ. क्योंकि लोगों का टोबैको कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो जो माउथ कैंसर वगैरह, और कई उनकी डाइटरी हैबिट्स, कुछ इलाकों में स्मोक्ड पोर्क वगैरह खाते हैं, जिससे कहते हैं वो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अक्सर लोग या तो कलकत्ता या बम्बई या वेल्लोर इस तरह की जगह जाया करते थे। लेकिन अब आसाम में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके आसाम सरकार ने एक कैंसर ट्रीटमेंट का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया है, जिसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज वहाँ बन गई हैं। हाँ. और एक तो और जो बाकी राज्य जैसे अरुणाचल वगैरह है, वहाँ पे भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो बॉम्बे का है, उसके साथ मिल करके उन्होंने रेडियोलॉजी और उस तरह की केमोथेरेपी वगैरह की कोलैबोरेशंस उन्होंने डेवलप करी हैं। जहां तक के नॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट हेडक्वार्टर्स में तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। चैलेंज है कि बहुत से जो पहाड़ी राज्य हैं, जहाँ पे दूरगामी क्षेत्र हैं, जहाँ पे बस्तियां इतनी छोटी हैं, मान लीजिए गांव में 50 ही लोग रहते हैं, अब 50 लोगों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मान लीजिए पहुंचने में 6 घंटा लगता है। तो कोई भी वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर का रहना अपनी फैमिली के साथ चैलेंजिंग एक प्रोपोजिशन है। उसमें भी कुछ ना कुछ राज्यों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कि कैसे लोकल लेवल पे उनको उनकी जो बेसिक हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उसको एड्रेस किया जा सके। लेकिन ये चैलेंज और स्पेशलिस्ट जो है वो अभी भी है। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ बहुत कम है हॉस्पिटल में, तो जो हाँ. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो कम है। तो मेरे ख्याल में अब जैसे जैसे डॉक्टरों की तादाद उन राज्यों की बढ़ेगी, तो नेचुरली जॉब्स के लिए वो ना केवल अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे, लेकिन दूसरे इलाकों में, खासतौर पर जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो काम करना शुरू कर देंगे। राइट. सो आई थिंक पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिकमिंग डॉक्टर्स जिस तरीके से बढ़ेगी, आप बोल रहे हो कि स्टेट्स, उन्हीं एब्सोल्युटली। स्टेट्स के अंदर, तो हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ता जाएगा. जी। ओके. करेक्ट. What do you do in your off time? Well, I mean, like everybody else, I relax and watch Netflix at times, and हाँ. I also read. I like traveling and listen to music and all that, like anybody else. नाइस. अभी क्या देख रहे हो आप नेटफ्लिक्स के ऊपर? तो कुछ भी मतलब it keeps changing. I बट mean, फेवरेट शो कौन सा है जो? अब तो मैंने मतलब वो I don't remember which is the last one which I saw actually, but it's a series of like diplomat एक show था which was very हाँ. nice. द डिप्लोमेट्स वाला ना? हाँ, so I हाँ saw हाँ that, yeah. हाँ. या और म्यूजिक में, म्यूजिक में विनम्र वाले पॉडकास्ट के अंदर मुझे पता चला कि लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन टू? I have a very wide range of music choices. At one हाँ. extreme, I like listening to Sufi music, Nusrat Fateh Ali Khan and all that. I like listening to ghazals. Depends on my mood, or I like listening to Western rock music. I also listen नाइस. to opera. I listen to Western classical music, old Hindi film songs. So it's a very wide range of music. Depends on my mood. हाँ हाँ. सर, बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको अभी, बट लेट्स से कि आपने जैसे पहली आपकी चंडीगढ़ थी, आपने पहले काम किया, Yeah. फिर देन यू वर इन दमन एज वेल. तो कोई कोई जगह ऐसी होती है जो
जहाँ पे आपने ऐसा बोला था कि at this kind of people, like right now you are in Delhi, so Delhi people will demand more from you because they are seeing, you know, globally क्या हो रहा है, and those kind of changes they will demand more from you कि अगर ये टेक्नोलॉजी है, why can't we have this technology in place? या तो फिर जैसे ईवी के मामले में, कि अगर ईवी कितनी जोर से हम लोग बढ़ा सकते हैं कि हम वो कम कर सके. सो टू डील विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, हाउ यू टैकल दैट थिंग, कि किस तरीके से फिर डील करना पड़ेगा. जैसे आप जाओगे मिजोरम के अंदर, तो वहां पे तो फाउंडेशनल वर्क ही आपको काम करना पड़ेगा पहले. इट इज जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज कि प्राइमरी एजुकेशन लाओ पहले, ये टेक्नोलॉजी की बात तो बाद में करना, पर पहले मेरे को हेल्थ केयर और वो सब ला के दो. और यहाँ के लोग बात करें कि मुझे ईवी दो, या तो फिर इंटरनेट स्पीड हमारी इतनी बढ़ा दो. ये सब तो लाइक हाउ टू डील विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल एंड दिस एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब. No, I think it's a very interesting question because you are right. Education and development, they raise the level of aspiration and expectation, and it is bound to happen. So when I was in Chandigarh, which is completely an urban area, educated people, their expectation of service delivery of government is of a different order. And I remember that was the beginning of my career. I was hardly 25. एंड मेरे को जो ये ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का एज एसडीएम मुझे उसका चार्ज मिला था. तो वहां पे पहले मैं बिना किसी को बताए वहां काउंटर वाउंटर पे गया देखने के लिए. मैं तो लोग, तमाम लोगों की भीड़ लगी है. और वहां पे पता लगा कि वो जैसे एक गाड़ी आदमी ने दूसरे को बेची, तो वो आरसी लेने के लिए मैंने पूछा कितनी पेंडेंसी है, कहते 10,000 पेंडेंसी है. और मैंने कहा क्यों है, तो कहने लगे कि वो जो आदमी ने अप्लाई किया है उसके पुराने ओरिजिनल सिग्नेचर से सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे. मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो एक पैसे लेने का या कोई तरीका सा बना लिया है लोगों ने, और कोई बात नहीं है. तो क्या दलाल वहां घूम रहे हैं. तो उसको, that kind of, and people would come to my office every day, bunch of people with these problems. Then it forces you to think imaginatively. So either you can go with the flow and say okay, जो चल रहा है वो चलने दीजिए. अगर बदलाव लाना है तो फिर भूतपूर्व, मतलब ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जो कि बुनियादी चीज को ही बदल दे. तो हमने, चंडीगढ़ became the first city in the country at that time to issue smart cards in 1997. और उस वक्त टाटा इन्फोटेक को हम लेके आए थे और पीपीपी प्रोजेक्ट एक किया और कंप्लीटली उसको हमने, it was a very revolutionary thing, and it's a matter of chance that after so many years, now I am Commissioner Transport in Delhi, and I had the opportunity in Delhi again to handle, amongst other things, the registration and of motor vehicles and driving licenses. And Delhi became the first part of India to introduce faceless services. तो अब आज की डेट में आपको दिल्ली में अगर लर्नर लाइसेंस लेना है, तो आप घर बैठे आपने कंप्यूटर पे अप्लाई करते हैं, टेस्ट घर बैठे आप ले लेते हैं, और आपको उसी वक्त पता लग जाता है पास हैं फेल हैं. और आपका जो लर्नर लाइसेंस है वहीं आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं. तो ये नाइस. चेंज, टेक्नोलॉजी इज द लीवर फॉर चेंज in हाँ. urban India. And I think you are right that the expectation is huge, which is a pressure on the government and civil service to perform and to reinvent yourself, to leverage technology as a tool for change. So what are the expectations of Delhi people right now? तो देखो, दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या एक जिसको मैं कह सकता हूँ वो है एयर पोल्यूशन. सो जब हाँ. विंटर का मौसम आता है तो यहाँ हवा इतनी खराब हो जाती है, और उसके कई कारण हैं. उन कारणों में एक कारण ये भी है कि जो हमारी गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और प्रदूषित गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पे. तो एक ट्रांजिशन अब हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सुधारा जाए. तो अगले 1.5 साल में दिल्ली में हमारा लक्ष्य ये है कि 8,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के अंदर आ जाएंगी. और इसके अलावा जो प्राइवेट अपनी मोबिलिटी है, तो हम बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अपनी पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी लेने की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदें. और हम्म. मुझे इस बात का
बताते हुए खुशी है कि मतलब दिल्ली के लोगों ने हमारे साथ एक साझेदारी करी है इस मुहिम में, और दिल्ली एक नेशनल लीडर उभर के आया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्पेस में। एज यू हैव मेंशन इन सेवरल ऑफ योर इंटरव्यूज की 2025 तक हमारा एम है कि बसेस सारी इलेक्ट्रॉनिक वाली हो जाए. सो डू यू थिंक कि जो ये अभी लाइक द जनरेशन विच coming, like I am a 98 born, but people who are around born after 2003 2004, like they are preferring public transport over their own vehicles really well, because मैंने बॉम्बे में ये देखा है कि people are preferring कि वो लोग मेट्रो ले ले, या तो फिर लोकल्स में चले जाएंगे, या तो फिर उबर लेके चले जाएंगे. दे आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. सो डू यू थिंक कि ये शिफ्ट आने वाला है कि पीपल आर गोइंग टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर इन इंडिया, जैसे कि बाहर के देशों में भी होता है ये चीजें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दो एस्पेक्ट है इसके। एक तो कल्चरल एस्पेक्ट है। तो बॉम्बे, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे लोग शुरू से ही उनकी एक आदत रही है कि उनकी एक लोकल, एक तो ट्रेन चलती है उसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, बसों को बहुत इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली एक अलग ही कल्चर है जिसमें वो समझते हैं कि अपनी ही गाड़ी लेके जाना है, और वो एक स्टेटस सिंबल सा बन जाता है लोगों के लिए। हाँ. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट बना दें कि अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल, so people should be seamlessly able to move from their home to work in public transport. अब सेम लोग लंदन जाते हैं तो ट्यूब में चले ट्यूब में, जाते हाँ, हैं, ट्रैवल. या फिर वो हाँ. हाँ रेड बस है उनकी, उस पर चढ़ जाते हैं। आप उनको कहिए कि डीटीसी की बस में चढ़ जाओ, तो उसके लिए वो हिचकिचाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बदलाव आने वाला है, और अगले कुछ वर्षों में मुझे इस बात का विश्वास है। मेट्रो में जो दिल्ली की है, वो आज भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका बहुत अच्छा नेटवर्क बन गया है। और मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक बसेस जैसी हमारी बढ़ जाएंगी, जिस संख्या में हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, उससे लोगों को एक बसों को भी इस्तेमाल करने में एक प्रोत्साहन मिलेगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ। राइट, राइट. तो उसके चलते है ना, आपने एक वो ट्वीट डाली थी. इट वाज अ वेरी फनी ट्वीट की, जहाँ पे पार्किंग्स फॉर ग्रीन व्हीकल्स, और उसने वो ग्रीन कलर की गाड़ी अपनी अपनी पार्क कर दी थी. सो इज देयर दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो गोइंग टू बी देयर, कि जहाँ पे लाइक ईवी पार्किंग विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स? सो अब क्या है कि दिल्ली में हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत रैपिडली बढ़ा रहे हैं। हाँ. और मतलब ऑलरेडी दिल्ली में तकरीबन 4,000 चार्जिंग पॉइंट लग चुके हैं। और शुरू शुरू में जब चार्जर्स लगे थे पार्किंग लॉट में फॉर एग्जांपल, तो वो चार्जर चार्जर के सामने आदमी पेट्रोल की गाड़ी खड़ी कर देता था, तो आदमी ने अगर चार्ज भी करना है तो कैसे चार्ज करे। हाँ. लेकिन अब क्योंकि एक तो संख्या बढ़ गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, चार्जर भी बढ़ गए हैं, और लोगों को भी एक एहसास हो गया है कि चार्जर के सामने इलेक्ट्रिक ही गाड़ी लगेगी। उसका यूसेज बढ़ गया है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बिजली की खपत चार्जर्स के माध्यम से होती है, 55% दिल्ली में होती है। ओ. पूरे हिंदुस्तान का 55%। तो इस करके अब लोगों को आदत पड़ गई है। जैसे कि आप अमेरिका में चले जाएं तो वहां पे अगर चार्जर लगा तो उसके आगे इलेक्ट्रिक की गाड़ी खड़ी होती है, कोई दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ. एंड फॉर दिस, फ्रॉम विच प्लेसेस यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन कि यू आर सीइंग कि हाँ, इसमें ये वाले चेंजेस बहुत अच्छे किए हैं इन दिस सिटीज जहाँ पे ईवी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है. वी शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज इन आर इंडियन सिटीज, स्पेशली दिल्ली जहाँ पे आप काम कर रहे हो. See, in terms of public transport, I think the leader in electrification of buses is China. And Shenzhen has the largest electric bus fleet in the world. So that is a benchmark. सो उन्होंने क्या किया है सर? शेंजन में सारी जो बसें हैं, 12-13 हजार बसें जो हैं, वो सभी इलेक्ट्रिक हैं। उनकी सारी टैक्सीज इलेक्ट्रिक हैं। तो जैसे आज से 30 साल पहले दिल्ली में बसेस और ऑटो रिक्शाज को और टैक्सीज को सीएनजी में बदला गया था,
शेंजन में वो तमाम चीजें इलेक्ट्रिक में जा चुकी हैं। तो एक तो राइट। वो सीख की बात है हमारे लिए। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम कहें तो नॉर्वे एक पूरे दुनिया में एक लीडर है। जो सारी नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वो उनका एक इन्वायरमेंट के प्रति एक बहुत जागरूकता है उनकी। और हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसी प्रकार से अब कैलिफोर्निया में कुछ पॉलिसीज बहुत अच्छी आई हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेके। तो पूरी दुनिया में बहुत एक बदलाव आ रहा है, तो उनको सीखने को हमको सारी जगह से मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम जो भारत सरकार की भी नीतियां हैं और राज्य सरकारों की तमाम नीतियां हैं, वो एक उनमें समन्वय है और सही दिशा में जा रही हैं। हम्म। और सर, ट्रांसपोर्टेशन से ही जुड़ के मेरा एक सवाल है, और जिसके लिए दिल्ली इज वेरी इन फेमस इन अ वे ऑल्सो, कि जो विमेन सेफ्टी होती है इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिकॉज आई आई फील कि अगर एक दिल्ली में अच्छा बेंचमार्क सेट होता है, या तो फिर इन अ वेरी गुड लाइक सिटी और अ स्टेट, जो लाइक पीपल लुक अप टू इन अ कंट्री, वहां पे एक अच्छा बेंचमार्क सेट होता है, तो इट जस्ट trickles down to other states as well. So what kind of measurements, what kind of, नहीं मतलब क्या चेंजेस आप ला रहे हो कि वुमेन सेफ्टी भी फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बढ़ने लगे? इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो निर्भय कांड हुआ था कई बरस पहले, उससे हाँ। वो लोगों को एक बहुत मतलब झंझोर दिया था, जिसको कहते हैं कि हमारी कॉन्शियंस को, कि हम किस प्रकार का समाज है कि इस प्रकार हाँ। की चीज भी हमारे साथ हो सकती है। आज की डेट में हमारी सारी बसों में कैमरास लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं। और वो कैमरास का नेटवर्क जो है एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़ा हुआ है। तो उसको अगर पैनिक बटन कोई दबाए तो उसका इमिडिएटली वहां पे टीम्स बैठी हुई जो उसको देख रही हैं। जीपीएस हर बस में लगा हुआ है, तो उसकी ट्रैकिंग हो रही है कौन सी बस कहाँ पे किस वक्त है। और अगर आप देखना चाहें किसी बस में किसी भी टाइम, तो वो एक ऑन डिमांड आपको वीडियो आ सकता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम सबसे ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं कि महिलाएं बस में चढ़ें। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसके चलते जो बस सेवा है महिलाओं के लिए उसको निशुल्क कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसका इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज जो हम कर रहे हैं कि हम बस की ड्राइवर्स भी जो हैं महिलाएं अब रिक्रूट करने के रास्ते पे चल पड़े हैं। और जिस तरह जब ड्राइवर ही महिला होगी किसी बस की, और इसके अलावा बस में हमारे एक कॉन्सेप्ट है बस मार्शल्स का। तो वो हाँ। बस मार्शल इसीलिए बिठाए जाते हैं कि भाई अगर कोई ऐसी कुछ छेड़छाड़ कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो वो उसको एड्रेस करने के लिए, पुलिस को कंप्लेंट करने के लिए वो आदमी को हमने बैठा रखा। एंड हाउ आर यू गाइस आर डूइंग दिस कि वुमेन ड्राइवर्स हो बस के अंदर, किस तरीके से वो ड्राइव तो हो रहा है रिक्रूटमेंट में? वो देखिए, आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक बस का प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले तो हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्ड इन कर दिया कि 20% यू हैव टू हैव बस विमेन बस ड्राइवर्स। But DTC itself has actually engaged close to 50 women bus drivers, and we ओके। funded the training of women bus drivers um, through Ashok Leland. We have got a training facility, and उसको हमने उसका जो खर्चा है वो सरकार ने उठाया। और हमने उनको कहा कि जो इसमें ट्रेनिंग लेगा उसको हम नौकरी भी महिला को दे देंगे जो इसमें बस चलाना सीख ले। और बड़ी मुझे खुशी की बात है कि बड़ी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से महिलाएं, कोई गांव से है, कोई किसी के घर में पहले उबर चलाती थी, उसके बाद उसने कहा कि नहीं मैं बस चलाऊंगी। तो बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हाँ, नाइस। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। हैड अ ब्लास्ट, एंड टू ऑल द पीपल प्लीज रीड नॉर्थ ईस्ट रिसर्जेंट। बहुत अच्छी किताब है टू नो मोर अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स विच वी डोंट नो मच अबाउट। तो आपको एक बहुत अच्छी रियलिटी पता चलेगी, आपको हिस्ट्री मालूम चलेगी उस बुक से। थैंक यू। थैंक यू। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से, देन मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस एपिसोड as much as you can, especially with your friends
who has particular kind of interest in this kind of topics. And lastly, don't forget to hit that subscribe button. Thank you so much.